सीवी रमन के आगे का पाठ आज पढ़ेंगे। 1921 में एक सम्मेलन में भाग लेने के लिए जब रमन विदेश गए, उनकी समुद्री यात्रा भौतिक विज्ञान के लिए बहुत लाभदायक सिद्ध हुई। वे समुद्र गहरे नीले पानी को निहारते रहते थे। सागर का पानी नीला क्यों दिखता है? क्या पानी आसमान प्रतिबिंब कर नीला दिखता है? ये उनकी सोचने की शक्ति थी। सागर के पानी में समुद्र का पानी नीला क्यों दिखता है और आसमान के प्रतिबिंब का नीला लगता है? उनको लगता था कि जो आसमान का प्रतिबिंब है उसी कारण सागर का पानी नीला दिखता है। क्या और कोई कारण है? रमन को एहसास हुआ कि सागर का नीला पानी सूर्य के प्रकाश के अंतर्संबंध के कारण है। इस तरफ जब जहाज के अन्य मुसाफिर ताश और बिंगो के खेलों में व्यस्त थे, तब रमन वहां एक जैविक वर्णक्रममापी से प्रयोगों में मगन थे। उन्होंने अलग माध्यमों में प्रकाश के परिगणन पर एक शोध पत्र लिख डाला। जहाज में जो और मुसाफिर थे ताश और बिंगो खेल में व्यस्त थे, तो रमन किसी शोध में एक शोध पत्र लिख डाले, किसी खोज में एक शोध पत्र लिख डाले। भारत लौटने के बाद रमन ने इस विषय पर गंभीरता से शोध शुरू किया। शोध माने खोज शुरू की। उन्होंने प्रकाश की किरणों को भिन्न भिन्न द्रवों से गुजारा और उनके प्रभाव का अध्ययन किया। अंततः 1928 में उन्होंने देखा कि जब किसी एक रंग का प्रकाश किसी द्रव से गुजरता है, तो प्रकाश के कण और द्रव के परमाणु एक दूसरे पर क्रिया करते हैं और क्या करते हैं? प्रकाश को बिखेर देते हैं। बाहर निकलने वाले प्रकाश किरण का रंग आने वाली किरण से भिन्न मतलब अलग होता है। बाहर निकलने वाली किरण आने वाली किरण की तुलना में ऊंचे और नीचे दोनों स्तरों की ऊर्जा की ओर मुड़ती है। यही प्रसिद्ध रमन प्रभाव है। ये क्वेश्चन में पूछा भी गया है कि रमन प्रभाव क्या है, तो यही बताना है कि बाहर निकलने वाली प्रकाश किरण का रंग आने वाली किरण से भिन्न मतलब अलग होता है और बाहर निकलने वाली किरण आने वाली किरण की तुलना में ऊंचे और नीचे दोनों स्तरों की ऊर्जा की ओर मुड़ती है, और यही वह सुप्रसिद्ध रमन प्रभाव है जिस पर आगे चलकर रमन को नोबेल पुरस्कार भी मिला। उनकी खोज से विश्व स्तर पर वैज्ञानिक शोध में तेजी आई। इससे अलग अलग पदार्थों की संरचना के अध्ययन में बहुत ही मदद मिली। इस बुनियादी शोध के बाद रमन पर सम्मानों की झड़ी लग गई। अर्नेस्ट रदरफोर्ड में रमन प्रभाव की खोज की घोषणा रॉयल सोसाइटी में की, जिसके बाद ब्रिटिश सरकार ने रमन को नाइटहुड के सम्मान से भी नवाजा। दिसंबर 1930 को उन्होंने दुनिया के सर्वोच्च पुरस्कार नोबेल पुरस्कार से भी सम्मानित किया गया। विज्ञान के लिए नोबेल पुरस्कार पाने वाले रमन पहले एशियाई और पहले अश्वेत व्यक्ति थे। क्या कहा गया कि विज्ञान के लिए नोबेल पुरस्कार पाने वाले रमन पहले एशियाई और पहले अश्वेत व्यक्ति थे। उनसे पहले रविन्द्रनाथ ठाकुर को साहित्य के क्षेत्र में सम्मान मिला था। रमन के बाद उनके भांजे सुब्रह्मण्यम चंद्रशेखर को लगभग 50 वर्ष बाद 1983 में नोबेल पुरस्कार मिला था। सबसे पहले नोबेल पुरस्कार रविन्द्रनाथ ठाकुर को साहित्य के क्षेत्र में मिला था। सम्मान रमन के बाद उनके भांजे सुब्रह्मण्यम चंद्रशेखर को लगभग 50 वर्ष के बाद 1983 में नोबेल पुरस्कार मिला। सदियों तक विदेशी ताकतों द्वारा शासन किए जाने के बाद इस अंतर्राष्ट्रीय गौरव से भारतीय विज्ञानी समाज का आत्मसम्मान बुलंद हो गया। एक भारतीय विज्ञानी को जिसने सारा शोध भारत में रखकर किया हो, दुनिया का सबसे बड़ा सम्मान मिलना सच बहुत बड़े गर्व की बात थी। जुलाई 1933 में रमन को टाटा विज्ञान संस्थान का प्रथम भारतीय निदेशक नियुक्त किया गया। अगले 15 वर्ष तक रमन इस संस्था में गुजारे और इस दौरान उन्होंने यहाँ विश्व स्तर का भौतिक विज्ञान विभाग स्थापित किया। उन्होंने अंतर्राष्ट्रीय स्तर के अन्य वैज्ञानिकों को प्रेरणा और प्रशिक्षण दिया। उन्होंने 6 किरण विवर्तन, एक्सरे डिफ्रेक्शन और अपने प्रिय विषय प्रकाश एवं पदार्थ के बीच अंतर संबंधों पर काम शुरू कर दिया। रमन की विज्ञान के प्रचार प्रसार में गहरी रुचि थी। एक ओजस्वी वक्ता थे। वक्ता माने बोलने में निपुण। वे एक ओजस्वी वक्ता थे और उन्होंने विज्ञान के भिन्न भिन्न अलग अलग विषयों पर अनेक भाषण भी दिए थे। उन्होंने विज्ञान के क्षेत्र में काम करने के आनंद तथा समाज के उत्थान में उनकी भूमिका पर बल दिया था। अपने लोकप्रिय विज्ञानों में गूढ़ विषयों को सरल और अत्यंत रोचक रूप में प्रस्तुत करते थे, जिसे वे क्या करते हैं? प्रदर्शन कहते हैं। वे दर्शकों को मंत्रमुग्ध कर देते थे। अपने व्याख्यान में अक्सर कोई जीवंत वैज्ञानिक प्रयोग करके दिखाते थे। जो देखने वाले रहते थे उनको इन्हें मंत्रमुग्ध कर देते थे, मोह लेते थे। और जो व्याख्या करते थे वे कोई भी प्रैक्टिकल करके दिखाते, प्रयोग करके दिखाते थे। उनका व्याख्यान आसमान नीला क्यों होता है
उनका पहला व्याख्यान क्या था? आसमान नीला क्यों होता है। आज भी वैज्ञानिक भावनाओं को संप्रेषित करने और उसकी पद्धति की एक अनूठी मिसाल है। रूखे तथ्यों या सूत्रों को उलट कर सीखने के विषय में न प्रस्तुत करके वे विज्ञान को चरणबद्ध प्रश्नों की एक श्रृंखला के रूप में पेश करते थे। इस तरह वे व्यवस्थित तार्किकता के माध्यम से प्रकृति की कार्यप्रणाली को समझाते थे। वे भारतीय राष्ट्रीय विज्ञान अकादमी के संस्थापक सदस्य थे। रमन ने वाद्य यंत्रों के ध्वनि विज्ञान पर भी काम किया। अध्यारोपण में गतियों के आधार पर धनुष डोर से बजने वाले वाद्य यंत्रों के तिर्यक कंपन का सिद्धांत भी उन्होंने विकसित किया। भारतीय तालवाद्य तबला और मृदंगम की ध्वनि के समस्वरीय स्वभाव पर शोध करने वाले वे प्रथम व्यक्ति थे। क्या कहा गया कि भारतीय तालवाद्य तबला और मृदंगम की ध्वनि के समस्वरीय स्वभाव पर खोज करने से पहले ही यही व्यक्ति थे। 1943 में उन्होंने एक कंपनी शुरू की जिसका नाम था त्रावणकोर केमिकल एंड मैन्युफैक्चरिंग कंपनी लिमिटेड। 1943 में उन्होंने एक कंपनी शुरू की थी जिसका नाम क्या था? त्रावणकोर केमिकल एंड मैन्युफैक्चरिंग कंपनी लिमिटेड। 1948 में सेवानिवृत्ति के पहले रमन ने बेंगलुरु में खुद अपने रमन शोध संस्थान की स्थापना की थी। इस संस्थान की विशेषता थी कि उसकी स्थापना के लिए सारी पूंजी व्यक्तिगत दाताओं से आई थी। उन्होंने 1970 तक अपना वैज्ञानिक शोध कार्य जारी रखा। हमेशा की तरह रमन शोध संस्थान में उन्होंने 2 अक्टूबर 1970 को महात्मा गांधी मेमोरियल व्याख्यान दिया। इसके बाद में बीमार पड़ गए और 21 नवंबर को उनका देहांत हो गया। अब यहाँ पर इसका क्वेश्चन जो है क्या कि प्रयोगशाला का सबसे महंगा और कीमती उपकरण मनुष्य के दिमाग को क्यों कहा गया है? तो यहाँ पर प्रयोगशाला में बहुमूल्य एवं शुद्ध उपकरण पाए जाते हैं। प्रयोगशाला में बहुमूल्य एवं शुद्ध उपकरण पाए जाते हैं, परंतु उन उपकरणों का संचालन जो होता है मनुष्य का दिमाग ही करता है। वह इन कीमती उपकरणों की सहायता से अपने दिमागी सूझबूझ से कई संरचना करता है। इन आविष्कारों के पीछे दिमाग का ही सबसे ज्यादा हाथ रहता है। सभी मनुष्यों में विलक्षण दिमाग तो पाया नहीं जाता है, इसलिए सबसे महंगा उपकरण कहा गया है मनुष्य के दिमाग को। अब क्वेश्चन पूछे रमन प्रभाव क्या है? जब किसी एक रंग का प्रकाश किसी द्रव से गुजरता है तो प्रकाश के कण और द्रव के परमाणु क्या होते हैं? एक दूसरे पर क्या करते हैं और क्या करते हैं? प्रकाश से बिखेर देते हैं। बाहर निकलने वाली जो प्रकाश किरण का रंग जो है आने वाली किरण से अलग होता है और बाहर निकलने वाली किरण आने वाली किरण की तुलना में ऊंचे और नीचे दोनों स्तरों को क्या करती है? ऊर्जा की ओर मोड़ती है। तो ये क्या कहलाता है? रमन प्रभाव कहलाता है। अपने पिता का रमन के स्वभाव और रुचि पर कैसा प्रभाव पड़ा था? तो रमन के पिता श्री महेंद्र लाल सरकार जो थे भौतिक विज्ञान और गणित के क्या थे? व्याख्याता थे। उन्हें अपने पिता से भौतिकी के साथ साथ संगीत का प्रेम भी मिला था, जिसकी प्रगति पर उन्हें बाद में बुनियादी शोध भी किए थे। रमन की व्याख्यात्मक शैली की विशेषता क्या है? तो यहाँ पर रमन अपने लोकप्रिय व्याख्याताओं में से कठिन विषयों को भी सरल और अत्यंत रोचक रूप से प्रस्तुत करते थे, जिसे क्या करते हैं? प्रदर्शन कहते हैं। अपने व्याख्यानों में अधिकतर कोई जीवंत मतलब प्रैक्टिकल रूप से करके दिखाते थे। वे सूत्रों के रटने के पक्ष में नहीं थे, बल्कि सुव्यवस्थित तार्किक के माध्यम से प्रगति की कार्यप्रणाली को समझाते थे। यही उनकी व्याख्यात्मक शैली की विशेषता थी।